डेंसिटी लिखिए। आपको मैंने इस ब्लॉक में बताया था डेंसिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला होता है एटॉमिक मास बाय वॉल्यूम, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी थे। उसी तरह अगर आपके पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एसएन है, पीबी है, यहाँ भी टॉप टू बॉटम बढ़ेगी, लेकिन सिलिकॉन की कम होगी, कार्बन की ज्यादा होगी। लेकिन कार्बन की ज्यादा होने में याद रखना है, कार्बन डायमंड अगर बोलेंगे तब, जुनो कार्बन के एलोट्रॉप्स अभी पढ़ेंगे आप, तो कार्बन का जो डायमंड होता है उसकी डेंसिटी सिलिकॉन से ज्यादा होगी। ग्रेफाइट होगा तो फिर कार्बन ही सिलिकॉन ही का ज्यादा होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलिए। यस सर। हाँ, बाकी टॉप टू बॉटम बढ़ेगी ही, जैसे एज यूजुअल होता है, क्योंकि विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास भी बढ़ता है, एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ सतर्क रहना है कि यहाँ कार्बन डायमंड से कंपैरिजन है। ग्रेफाइट होगा तो वो भी लिख देता हूँ। तो कार्बन अगर ग्रेफाइट फॉर्म है तो फिर सिलिकॉन का ही ज्यादा होगा और एज यूजुअल होगा। तो दोनों फॉर्म आप लिख लीजिए। ठीक है, सारे लोगों ने लिख लिया? यस सर। रीजन सब इस ब्लॉक में लिखाए गए हैं, वही है। हाँ, कोई अलग रीजन होता तो मैं जरूर आपको लिखवाता। सेम रीजन है जो आपको इस ब्लॉक में लिखाया गया था। खैर चलिए बॉइलिंग पॉइंट पर आइए। बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी वही ऑर्डर है। तो यहाँ देखिए, तो उसमें भी वही था। इस ब्लॉक में भी देखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, थोड़ा सा चेंज था ऑर्डर, तो मेल्टिंग पॉइंट में था। समझा? तो आपको यहाँ पर जो होगा वही कार्बन का ज्यादा है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर एसएन, फिर पीबी। तो एज यूजुअल ऑर्डर होगा। रीजन सब आपको इस ब्लॉक में लिखाए गए हैं। चलिए अब आइए, बहुत ही थ्योरी ही है इसमें अभी। अब टॉपिक डालिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हाँ, इसमें एक एक चीजें पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव में और स्कूल लेवल सब में, तो बस उसके पॉइंट वाइज लिखना है। कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, या पहले इस तरह मैं लिखा देता हूँ। एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, और एक होता है अमॉर्फस फॉर्म। यानी सॉलिड तो दोनों है, लेकिन अमॉर्फस फॉर्म थोड़ा सॉफ्ट है। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म में 3 नाम आता है, और तीनों के बारे में आपको बहुत जल्दी जल्दी सेम जो आप सुना भी है, लेकिन इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स सब याद रखना है। ग्रेफाइट है, ये सब सुना आपने। डायमंड है, फुल्लेरीन है। अमॉर्फस फॉर्म में कोक है, चारकोल है। ये सब ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसको भी एलोट्रॉप्स कहते हैं। और है लैम्प ब्लैक। लिख लिया तो बताइए। सर इसके पहले भी एक स्लाइड करवाई थी क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस यहीं से है। ले लिख लिया? यस सर।
गौरव, यशवर्धन, मैट्री, बताइए। यस सर। अब बस छोटे छोटे पॉइंट सब हैं, टॉपिक डालिए ग्रेफाइट और जल्दी जल्दी लिखिए, जहां समझाने की बात होगी वहीं लिखाया जाएगा आपको, समझाया जाएगा। ग्रेफाइट में सबसे पहले पॉइंट लिखिए इट हैज, एकदम अच्छे से लिखते रहिए इट हैज, और हर पॉइंट पर ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इट हैज लेयर टाइप स्ट्रक्चर एंड contain two-dimensional of hexagonal layer type. Layer of graphite are held by weak van der Waal force, और फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा वीक van der Waal फोर्स। आपसे पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है क्वेश्चन, कि ग्रेफाइट में कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड लिखेगा, van der Waal फोर्स लिखेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लिखेगा, इस तरह आपको पूछेगा। The distance between two layers in graphite is 340 पिकोमीटर। डिस्टेंस याद रखनी है आपको। हाँ बताइए, ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए आप। एक यस सर। In graphite, each carbon is sp2 hybridized. And forms 3 sigma bond with 3 neighboring carbon. Atoms. फोर्थ इलेक्ट्रॉन, 3 तो हो गया, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स पाई बॉन्ड, वो मैं भी डायग्राम बना के समझाऊंगा। एंड इट इज डीलोकेलाइज्ड, घूमता रहता है। ओवर द शीट। सर बोलिए गौरव। मेरे ना नेट चला गया था, आप एक बार पिछली वाली साइड दिखा दोगे? हाँ, कोई बात नहीं है, देखिए लीजिए, ले लिया? एक सेकंड सर। हाँ नहीं, लीजिए आराम से लीजिए। अब देखिए, इस बैच में जिनकी ऑर्गेनिक शुरू नहीं हुई है, मंडे से शुरू होगा। गौरव हुए, जानवी, अब वहां से इम्पोर्टेंट, अब इसका क्योंकि इनऑर्गेनिक आसान आप है, अब ऑर्गेनिक सबका होगा। बाकी कल मैट्री, निष्कर्ष, मैट्री क्या नाम है, और मानस जोशी सबका कल होगा। बाकी सारे बच्चे अब मंडे को आएंगे जिनकी ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुई है।
मंडे से ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, अब वहां से रेगुलर सारे लोग रहेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक इंटायरली डिफरेंट। सर मंडे को नोमेनक्लेचर भी कराएंगे? हाँ, नोमेनक्लेचर ही शुरू करेंगे, उससे ये फायदा होगा कि आपका जो छोटा पार्ट है वो हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं सर। नोमेनक्लेचर, हाँ ये मैं कर रहा हूँ, और कल आप लोग जैसे आगे पढ़ रहे हैं वो आगे पढ़ते रहेंगे। देखिए डिस्टेंस कहीं नहीं लिखवाया था जानबूझकर, लेकिन यहाँ पूछता है इसलिए यहाँ आपको लिखाया गया है। लेयर दो लेयर के बीच की डिस्टेंस और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो लेंथ है वो इसलिए आपको लिखाई जा रही है कि ये इंपॉर्टेंट है, दैट द रीजन। लिख लिया? ये वाला स्लाइड लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस, सर हाँ एक छोटी मिनट, हाँ हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। हो गया सर। ओके, सिंस सब लिखते रहिए क्योंकि ये सब आसान चीज सब है, जल्दी जल्दी लिखिए। 2 layers ऑफ हेक्सागोनल are held by weak van der Waal force due to which one layer can slide over another layer, therefore it is soft or slippery। ये रीजन पूछेगा स्कूल लेवल सब पे तो आप ये देंगे, या ऑब्जेक्टिव में पूछता विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रेफाइट, तो ये सब उसमें काम देगा आपको। एक लास्ट पॉइंट ग्रेफाइट के बारे में, ड्यू टू दिस रीजन used as lubricant। लुब्रिकेंट के फॉर्म में होता है इन द मशीन सॉरी लो नहीं, हाई हाई। देखिए बड़ी बड़ी मशीन जो होती है ना, उसको जो एक लेयर के दूसरे पर जो स्लिपरी नेचर होता है उसमें हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो सर वायर, जैसे आप डेली लाइफ में भी देखोगे गांव देहात में जो गेट होता है चरचर मरचर की आवाज आती है तो उसमें तेल डाल देते हैं, कुछ कोई ऑयल डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है वो स्लिपरी नेचर का होता है, फिर आवाज आना बंद हो जाता है। लेकिन जो मशीन हाई टेम्परेचर पर होती है वहां ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज हाई टेम्परेचर पर ऑयल जो होता है ना वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा। तो वो लाइन नीचे मैं लिखा देता हूँ, इसलिए ये याद रखिए कि ड्यू टू दिस रीजन ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन द मशीन रनिंग एट हाई टेम्परेचर।
बताइए सबको समझ में आया? Yes, sir, आया। हाँ हाँ, वही आपको कहेगा कि ऑयल कैन नॉट कांट बी यूज्ड। इस वाले में ऑयल इसलिए नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर वाले में, बिकॉज इट विल, स्वास्थ्य भंडारी आवाज आ रही मेरी आपको? एवोपरेट एट हाई टेम्परेचर। तो ये पूरी बातें हुई आपको ग्रेफाइट के बारे में, छोटी छोटे पॉइंट्स हैं, यही सब में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेयर, इट हैज लेयर टाइप स्ट्रक्चर, 2D डायमेंशनल लेयर ऑफ ग्रेफाइट हेल्ड बाय वी वंडर वाल फोर्स, दो लेयर के बीच की डिस्टेंस 340 पिकोमीटर, ग्रेफाइट ईच कार्बन sp2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, एंड जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो पाई बॉन्ड बनाता है जो डीलोकलाइज, इसलिए सॉफ्ट होता है ये। डिस्टेंस कार्बन कार्बन 141.5 पिकोमीटर। क्यों ये स्लिपरी होता है, तो ये आपको रीजन बता दिया गया। ड्यू टू दिस रीजन ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन द मशीन रनिंग एट हाई टेम्परेचर। बताइए सबको समझ में आया ये स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. गुड, लिख लिया? आगे बढ़े, लिख लिया सब लोगों ने? गौरव, मैट्री, यशवर्धन, सब लोगों ने लिख लिया ये वाला स्लाइड? Yes, sir. वही होता है 2D में, यही फोर्थ इलेक्ट्रॉन, यही पाई बॉन्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसी पाई में होता रहता है, आप बना सकते हैं सब में, वही डीलोकलाइज रहता है। अरे बोलिए ना, देखिए कार्बन जो है 3 बॉन्ड बना रहा है, लिखा हुआ है ना 3 बॉन्ड बना रहा है, इधर इधर इधर। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, तो वही पी ऑर्बिटल में मौजूद होता है, जो कि पूरे शीट पर घूमता रहता है। बताइए आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताइए आप। कोई बोल ही नहीं रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे बना लीजिएगा। चलिए अब आइए, जो नेक्स्ट है डायमंड के बारे में, मैं आगे बढ़ूं? लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. डायमंड, चलिए पॉइंट वाइज लिखिए। ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए हार्ड होता है, sp3 है, वहां sp2 हाइब्रिडाइज था। Direction covalent bonds are present.
diamond has covalent bond but still हाई मेल्टिंग पॉइंट, जबकि हाई मेल्टिंग पॉइंट कोवलेंट बॉन्ड का नहीं होता है। तो वही पूछा जा रहा है, कोवलेंट बॉन्ड है फिर भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। उसका रीजन यही है, ड्यू टू 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। हार्डेस्ट भी है और नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड। ये स्लाइड लिख लिया तो बताइएगा। एक मिनट सर। लिख लिया। यस सर। लिख लिया आपने? नो सर। सर हाँ बोलिए बोलिए बैटरी। सर वो टंगस्टन है वो? हाँ जी टंगस्टन है। ओके सर ओके। लिख लिया। यस लिख लिया। Yes, sir. देखिए इट इज प्रिपेयर्ड बाय, एक नया ये फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉप्स होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ
graphite in electric arc in the presence of inert gas. एक रफली डायग्राम बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं, मतलब करंट, ये ग्रेफाइट का मिलकर बना होता है। जैसे इस दोनों को टच कराते हैं छोटे छोटे पार्टिकल ब्रेक होते हैं, इसी को फुल्लेरीन कहते हैं। The number of carbon atoms in fullerene is fixed. वो है C60, 60 कार्बन होते हैं। लिख लिया? लिख लिया? बताइए सारे लोग। Yes, sir. एक मिनट सर। हाँ लिखिए लिखिए। लिख लिया? यस सर। In fullerene, the carbon atoms are arranged in closed cage-like structure, such as soccer ball, जो फुटबॉल गेम होता है उसी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। Therefore, it is also called Buckminster fullerene. The spherical form of buckyball.
consists of 26 membered ring. ये नहीं कह दीजिएगा 26 मेंबर रिंग कितने होंगे 20 एंड 12 5 मेंबर रिंग होता है। बताइए, स्लाइड लिख लीजिए तो बताइएगा। सर हाँ बोलिए। सर वो आपने लास्ट वाले पॉइंट में क्या बोला सर, एक बार फिर से हाँ हाँ बता देते हैं। देखिए बकमिंस्टर फुलेरिन में जो फुलेरिन में जो होता है 6 मेंबर रिंग होता है और 5 मेंबर रिंग होता है। क्या बोला मैंने? 6 मेंबर रिंग होता है एंड 5। तो 6 मेंबर रिंग कितना होता है 20। इट कंसिस्ट ऑफ 20। हाउ मेनी 6 मेंबर रिंग इज 20। ओके 20। हाँ यस हाँ, कोई पूछे 6 मेंबर रिंग फुलेरिन में कितने होते हैं तो 20। सॉकर बॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है और सॉकर बॉल में देखिएगा हेक्सागोनल भी बना रहेगा और पेंटागोनल भी बना रहता है। 5 मेंबर रिंग। तो कोई भी पूछे हाउ मेनी 6 मेंबर रिंग तो 20 लिख लिया। ये स्लाइड सब लोगों ने? Yes, sir. एंड 12 5 मेंबर रिंग होता है। 6 member ring 20 and 12 5 member ring and 60 vertices। 60 vertices ये होता है 60 vertices। 6 member ring 20 हो गया, 5 member ring 12, 60 vertices। Six member ring are fused with either 5 membered और 6 membered। उसके साथ फ्यूज रहता है ये। बट five member ring are fused only with 6 membered। 6 membered 5 और 6 दोनों के साथ मिक्सअप रहेगा। 5 ring only fused with 6 membered ring। इसमें भी क्या होता है ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। डायमंड में ही sp3 होता है, ग्रेफाइट और फुलेरिन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये सब इंपॉर्टेंट है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है। ये भी उसी तरह ग्रेफाइट की तरह फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड with another 3 carbon atoms। लिख लिया। लिख लिया साइंटिस्ट लोग? Yes, sir. Fourth electron are delocalized
in molecular orbital. अब देखिए आगे का लाइन, एंड शो एरोमेटिक कैरेक्टर। अब आपसे पूछेगा एरोमेटिक, जो लोग नहीं पढ़े हैं ऑर्गेनिक में, जो पढ़ चुके हैं ये इंपॉर्टेंट है कि एरोमेटिक कैरेक्टर कोई पूछेगा कौन सा एलोट्रॉप्स है तो आप कहेंगे फुल्लेरीन। ऑर्गेनिक में एरोमेटिक की मीनिंग क्या होती है वो आपको बताया जाएगा। इट हैज सिंगल as well as double bond with कार्बन कार्बन डिस्टेंस, यानी बॉन्ड लेंथ जो होगा 143.5, मतलब ये सिंगल बॉन्ड होगा, और आपको मालूम है डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है तो 180 38.3 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली, डबल बॉन्ड की अलग होती है। ये इतनी इंफॉर्मेशन है। अच्छा आप बताइए तीनों एलोट्रॉप्स में मोर स्टेबल फॉर्म कौन है, कोई बता सकता है? मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ द एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ द कार्बन आर इज, हाँ स्वास्थी, स्वास्थी, मानस, अनुभव। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ द कार्बन इज, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। वेरी गुड, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके थे ना, enthalpy of formation, the change in enthalpy when mole of the compound is formed from its constituent element present is most stable form। तो ग्रेफाइट को मोस्ट स्टेबल फॉर्म कहा जाता है। गुड, चलिए अब छोटी छोटी बातें हैं इसमें। हाँ ये चैप्टर सब इसलिए आसान लग रहा है कि हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल सब वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, अब कुछ चीजें काट दी गई हैं। चलिए निकले सारे लोग, जल्दी बताइए। Yes, sir. गुड, अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ ग्रुप 40। सबसे पहला ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 14। देखिए ग्रुप 14 दो तरह का ऑक्साइड बनाएगा, एक बनाता है मोनोऑक्साइड, एक होता है डाइऑक्साइड। अब देखिए मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, SiO बन सकता है, GeO बन सकता है, SNO बन सकता है, PbO बन सकता है। ध्यान दीजिए, आप सारे लोग बताइएगा। सबसे पहले स्वस्ति भंडारी बहुत ही तेज स्टूडेंट हैं और रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड बताइएगा स्वस्ति एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है ये? स्वस्ति भंडारी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द एसिडिक नॉन मेटल के ऑक्साइड है, ये कार्बन नॉन मेटल है। CO इज एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। स्वस्ति भंडारी, कैन यू हियर मी स्वस्ति? ए अल्लाह स्वस्ति आवाज आ रही है, कैन यू हियर मी? भाग नहीं क्या, ये बोल ही नहीं रही है। अच्छा आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है ना? अनुभव जोशी भी बहुत ही PhD स्कॉलर स्टूडेंट है, बताएंगे। अनुभव जोशी
कार्बन मोनोऑक्साइड इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, कौन सा ऑक्साइड है जल्दी बताइए। एसिडिक। वेरी गुड। मानस जोशी बताएंगे, अनदर साइंटिस्ट स्टूडेंट बताएं। मानस जोशी। न्यूट्रल है। दिस इज करेक्ट आंसर, न्यूट्रल। अरे भाई न्यूट्रल 3 था, कौन कौन था मानस जोशी? कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, N2O। अरे पढ़ाया है ना न्यूट्रल ऑक्साइड। Yes, sir. अरे स्वस्थी आवाज नहीं आ रही है मेरी, आप तो बता दीजिए, कोई बात नहीं, आप ना बता पाई तो शर्माइए मत, आवाज आ रही है। देखिए फिर नहीं, ये लगता भाग गई है मोबाइल लगकर। अच्छा, SiO के सामने लिखिएगा, ये बहुत ही कम केमिस्ट्री में देखिएगा, ये इट इज फॉर्म्ड ओनली एट हाई टेम्परेचर, मतलब जनरली ये उतना एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज फॉर्म्ड ओनली एट हाई टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेगा भी तो SiO2 वगैरह आता है। बस ये लिख लीजिए, इट इज फॉर्म ओनली एट हाई टेम्परेचर, बस उसके सामने। बाकी तो आप जानते हैं, GeO ये सब एग्जिस्ट करेगा। और आपको मैंने बताया था, जनाबे अली सुना करे वो सब आसमान के प्रभु, तो ये सुना करे प्रभु में ये सब एम्फोटेरिक है और ये बेसिक ऑक्साइड है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए लिख दिया कि ये सब आपको आएगा, ये अपने आप में क्वेश्चन है। देखिए जो एम्फोटेरिक और एसिडिक बेसिक का पढ़ाया गया था, देखिए सब आपके सिलेबस में है, भले वो अलग अलग NCERT में S ब्लॉक में है, P ब्लॉक में सब है। आपको मैंने पूरा एक साथ पढ़ा दिया था कि पूरी केमिस्ट्री में कौन कौन न्यूट्रल है, कौन कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है। तो इसलिए याद रखिएगा, सिलेबस में सब था, भले वो आगे था। MO2 डाइऑक्साइड। अब आइए, कार्बन डाइऑक्साइड है, SiO2 है, समझा, GeO2 है, SnO2 है, एंड PbO2। अब इस सब का देख सकते हैं कौन इसमें एसिडिक, बेसिक, बेसिक है, ये सब मैंने आपको बताया था। और सुना करे वो सब आसमान के प्रभु 3533 प्रभु, उसमें भी याद रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट। बताइए यहां तक लिख लिया सारे लोग? बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. अब इस पर एक क्वेश्चन और आ सकता है। जानवी आवाज आ रही है आपको, समझ में आ रहा है जानवी? अब देखिए, ओके जानवी, यहां देखें, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। मैं नेचर नहीं पूछ रहा हूं, आपको एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर पूछेगा, कौन ज्यादा एसिडिक है। एक क्वेश्चन है कि तमाम ऑक्साइड का नेचर बताओ, GeO2, SnO2 एंड PbO2। एक तो है नेचर, तो नेचर तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कौन एसिडिक है, कौन न्यूट्रल है, कौन बेसिक। अब आपको कह रहा है कि भाई एसिडिक, हाईली एसिडिक कौन है। तो एक बात याद रखिए, ट्रिक्स याद रखिए, क्योंकि अब ये समझाना आसान है। केमिस्ट्री में, नॉट ओनली दिस चैप्टर, जब भी एसिडिक ऑक्साइड, जब ऑक्साइड रहे, नॉट ओनली वो H+ देने वाला नहीं, एसिडिक ऑक्साइड का जब भी कंपैरिजन पूछा जाए, तो आप स्टेप फर्स्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। और कम से कम हमने ऑक्सीडेशन स्टेट तो पीरियोडिक टेबल में भी बताया था। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक। क्यों? आप लुईस एसिड में पढ़ चुके हैं कि जितना देखो पहले समझ लो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो एसिड होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अगर A पर +2 चार्ज है और A पर +4 है, तो ये ज्यादा गरीब है, ये ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ज्यादा एसिडिक होगा। पहली बात यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, मोर एसिडिक कैरेक्टर। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहे तो स्टेप सेकंड पर आए, तो आप साइज को देखें, साइज ऑफ नॉन मेटल को देखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। जितना साइज छोटा होगा वो उतना ही एसिडिक कैरेक्टर होगा।
तो जितना साइज, तो देखो सबसे पहले तुम इसका देखो +4 होगा, ऑक्सीजन का +4 -2 होता है +4। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो हम साइज को देखेंगे, तो कार्बन की साइज छोटी है तो ये मोर एसिडिक होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब एसिडिक वगैरह है, ये आपसे पूछा जाए ऑब्वियसली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो ये मोर एसिडिक होंगे, समझा। नेचर क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या है, एसिडिक। SiO2 क्या है, एसिडिक। GO2 क्या है, बेसिक। SnO2 वगैरह आपको एम्फोटेरिक बताया गया था, समझा कि नहीं। जनाबे अली सुना करे वो सब आसमान के प्रभु, तो 305333 तो 533 था। तो SnPb हर ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक है। तो इसका ये मतलब एम्फोटेरिक है, लेकिन ऑर्डर जब कंपैरिजन पूछा जाएगा तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को मोर एसिडिक कहेंगे, इसको लेस एसिडिक कहेंगे। यहाँ कंपैरिजन के बेसिस पर लेस एसिडिक बोला जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि ये एसिडिक है। इफ देयर इज अ मुकाबला देन हम ऑर्डर लिखेंगे, अदरवाइज अगर आपसे पूछा जाए नेचर बताओ SnO2 का, तो एसिडिक नहीं बोलेंगे, एम्फोटेरिक बोलेंगे। मेरा डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको, ये पहले बताइए आप लोग। अरे बोलिए ना, आया समझ में? आया सर। हाँ, अब ये कंसेप्ट है, चाहे कोई भी क्वेश्चन अब आपको दे दे, एसिडिक ऑक्साइड का एसिडिक करैक्टर का ऑर्डर पूछा जाए तो यही दो कंसेप्ट से इसका क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपको मैं मान लिया आपको कोई कहे N2O5 है और N2O3 है, बताओ मोर एसिडिक कौन है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +5 है +3 है, ये मोर एसिडिक होगा। आपको कोई कहे N2O5 है अब P4O10 है, बताओ दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड दोनों एसिडिक है, +5 है +5 है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस सेम ग्रुप का है तो ये नाइट्रोजन की साइज छोटी है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये मोर एसिडिक होगा। सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा। तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक पूछ सकता है आपसे। बताइए, आगे बढ़े सब लोग, बताइए हाँ या ना। गौरव जी आया समझ में ये कंसेप्ट? यस सर। स्वाति कैन यू हेयर मी? ये अल्लाह, ये बोल ही नहीं रही है, क्या हो गया भाई यस इनको? नेटवर्क प्रॉब्लम थी तब। अच्छा अच्छा, अब आवाज आ रही है ना आपको मेरी? यस सर, आ रही। थैंक यू, समझ गई ना सब कुछ? यस सर, आ गया। हाँ, वेरी गुड। स्कूल में ऑर्गेनिक शुरू हो गया आपके यहाँ? नो सर, अभी नहीं हुआ। अच्छा चलिए, तो मंडे से हम लोग इंशाल्लाह शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर एकदम स्टार्टिंग से। अब ऑर्गेनिक मजबूत करना है, फिजिकल कुछ छूटा उटा हुआ होगा तो 2:30 बजे वाले बैच में स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू हो गया। अगर कोई चाहे रिवीजन या हाँ आता है तो घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए, मेरा मशवरा वही रहता है। कोई डाउट उठ रहे तो अपना आ सकते हैं। लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। तो ये तो हो गया। अब आइए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पर। हैलाइड ऑफ ग्रुप 14, हैलाइड ऑफ ग्रुप 14। आमना आपको कुछ आ रहा है? आमना आप तो कुछ बोलिए। यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ, ये दिव्यांशी बेचारी कुछ लिखती भी नहीं है, अल्लाह वालों, अब इनको हाथ में लिखने में भी प्रॉब्लम होने लगी है। बेचारी को आ रहा है कि नहीं, कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं देती हैं। अल्लाह, हाँ वेरी गुड, थैंक यू दिव्यांशी, ए लॉट ऑफ थैंक्स। हैलाइड ऑफ ग्रुप 14, तो देखिए ये डाई हैलाइड, दो तरह का हैलाइड बनाएगा, डाई हैलाइड भी बनाएगा, टेट्रा हैलाइड भी बनाएगा। पहली बात तो ये क्यों बनाएगा, दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब डाई हैलाइड का जनरल फार्मूला MX2 है, टेट्रा हैलाइड का MX4 है। अब सुनिए, MX2 में यहां देखिए गौर से, जैसे PbX2 है, PbX4 है। अब आपसे बोर्ड लेवल पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन सब बनाएगा। तो ये मोर स्टेबल है। कोई बता सकता है कि मोर स्टेबल क्यों है PbX2?
बोलिए ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट। वेरी गुड यश जी, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। न जाने क्यों, क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसका लिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक दफा लिखा देता हूं। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जामिनर अगर बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन बनाएगा तो यही लाइन को देखेगा, स्टेबिलिटी ऑफ +2 हायर देन +4 इन लेड। ओके, और अगर आपको यही GeX2 पूछा जाए और GeX4 तो आप कहेंगे GeX4 मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें बॉटम में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। तो सबको मालूम है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ये सब वही चीजें हैं, मैंने कहा ना, वही चीजें जो आप पढ़ चुके हैं। हाँ, अब ये एक नई चीज मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एक नई चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। लिख लिया सारे लोग, बताइए। एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में कोई ऐसा टॉपिक जो स्किप हो गया हो, आपको पढ़ाया गया हो, हमसे गलती से स्किप हो गया हो, तो आप मुझे जरूर, व्हाट्सएप मेरा नंबर सबके पास है, बताइएगा, मैं उनको क्लास अलग से दे दूंगा। समझ रहे हैं ना सब लोग? शर्माइएगा नहीं, आप, मेरा नंबर आपके पास है। हाँ, या पढ़ना भी चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। मैं तो चूंकि कुछ स्कूल बच्चों के एग्जाम 13-14 ही दिसंबर से है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, टॉपिक को छोड़ रहा हूँ। वरना अगर आप चाहते हैं कि हम तमाम टॉपिक पढ़ें तो वो भी हम पढ़ा देंगे, घबराइएगा नहीं, बस आप मुझे बता दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? अनुभव वगैरह लोग सुन रहे हैं, आप लोग कुछ बोलते भी नहीं हैं। लिख लिया, बताइए। यस सर, लिख लिया। मैट्री लिख लिया? यस सर, लिखिए। अब सुनिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं। अब एक अच्छी बात ये सुनिए कि इसी टेट्राहैलाइड में हाइड्रोलिक पूछा जाएगा। अब ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है कि लिखिए ना, लिखिएगा नहीं, SiCl4 इज हाइड्रोलाइज्ड, मतलब वाटर के साथ रिएक्शंस करता है, बट CCl4 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। या तो आप इसको लिख देंगे, लेकिन मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि केमिस्ट्री में हाइड्रोलिसिस की कंडीशंस क्या है। ये नहीं कि आप उसको पढ़ के आप लिख दें आंसर। जेनरलाइज्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोलिसिस की क्या कंडीशन है वो मैं पढ़ाऊंगा, फिर इस वाले पार्ट का मैं आपको स्कूल लेवल भी लिखवा दूंगा। तो टॉपिक ये है, कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस। कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हो वाटर के साथ रिएक्शन। उसके लिए पहला कंडीशन ये है, वन बॉन्डेड एटम should have वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी जो वाटर है वो जो लोन पेयर ऑक्सीजन देगा उसको अकोमोडेट कर सके। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब जब भी केमिस्ट्री में बोला जाए तो वैकेंट P या वैकेंट D, वैकेंट D, वैकेंट P, ये सब आप पढ़ चुके हैं। एंड पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज। क्यों? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। हाँ, हम स्कूल में इस तरह नहीं लिखेंगे, लेकिन कॉम्पिटिशन के सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। दूसरा जो कंडीशन है, देयर शुड बी
देयर शुड बी लेस स्टेरिक, स्टेरिक माने वही क्राउडेड, लेस स्टेरिक क्राउडिंग अराउंड सेंट्रल एटम। अब वो मैं बताऊंगा कहाँ होगा। सेंट्रल एटम के नजदीक कम भीड़ हो, वाटर को अटैक का रास्ता मिले, ये दो कंडीशन। अब मैं इस पर समझाता हूं आपको, रुकिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए CCl4 हाइड्रोलाइज्ड होगा या SiCl4, तो देखिए हम कैसे चेक करेंगे। कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन चारों बॉन्ड बना रहा है। क्लोरीन के पास वैकेंट D है, लेकिन कार्बन और क्लोरीन में कार्बन क्लोरीन पर नेगेटिव, वाटर जैसे अटैक करेगा ना तो लोन पेयर नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, इसलिए CCl4 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। इसी को स्कूल की लैंग्वेज में लिखेंगे, इन CCl4 कार्बन हैज नो वैकेंट D ऑर्बिटल, therefore it can't accommodate electron given by water। कंपटीशन के लिहाज से डायरेक्ट कोई कहेगा सर कार्बन पर अटैक नहीं किया तो क्लोरीन पर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ वन बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम सेंट्रल भी हो सकता है, सराउंडिंग भी हो सकता है। सेंट्रल पर अटैक नहीं किया तो सराउंडिंग पर है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा लाइन लिखा दिया गया पॉजिटिव साइड। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. Yes, sir. अब SiCl4 में देखिए कार्बन पीरियड थर्ड है, वैकेंट D भी है, पीरियड थर्ड में वैकेंट पॉजिटिव चार्ज भी है। क्लोरीन पर अटैक नहीं करेगा, इसलिए वाटर अटैक करेगा। इसलिए वाटर जब सिलिकॉन पर अटैक करता है, इसलिए इसका प्रोडक्ट SiOH4 बनता है। सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनता है, क्लोरीन के साथ नहीं बॉन्ड बनता। और इसके प्रोडक्ट बनाने का भी मैं ट्रिक्स आपको दूंगा, आप कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरी बात, लेस स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब ये इस 11th में तो नहीं आएगा, ये 12th में आएगा। मैंने पूरा कंडीशन बता दिया, जैसे SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। क्यों? सल्फर इज स्टेरिकली क्राउडेड। सल्फर जो है, जबकि सल्फर के पास वैकेंट D भी है, लेकिन ये चारों तरफ फ्लोरीन जो है वाटर को जाने के लिए रास्ता दे ही नहीं रहा है, इसलिए आप कहीं पर नहीं पढ़ेंगे SF6 का वाटर के साथ रिएक्शन। SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू स्टेरिक रीजन। स्टेरिक का मतलब ही हुआ साइज फैक्टर। तो ये है ओवरऑल कंडीशंस कि हर कंपाउंड वही हाइड्रोलिसिस होगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा और उस पर पॉजिटिव साइट होगा। SF6 is not hydrolyzed due to steric reason। लेकिन जानते हैं आप, गौर से सुनिएगा, अच्छे से लिखिएगा नहीं। अगर हम SF6 की बात करें, सल्फर है, टेलुरियम है, उससे टीपो, TF6 है और उससे टीपो। हाँ एक मिनट, और आप लोग बताइएगा, उसके बाद फिर मैं स्कूल की लैंग्वेज लिखवाऊंगा, SeF6 TF6। सारे लोग बताइए, SF6 हाइड्रोलाइज्ड होगा? बोलिए हाँ या ना। No, sir. नो। रीजन स्टडी, SF6 हाइड्रोलाइज्ड होगा, TF6 होगा, यहाँ पर भी 6, तो आपके ये होगा। क्यों? मैं वही सिखा रहा हूं, देखिए गौर से सुनिए। रीजन ये नहीं कि 6 फ्लोरीन को देखते हैं, गौर से सुनिए, केमिस्ट्री का रूल है, बहुत अच्छा रूल है ये। सल्फर, सिलोरियम, टेलोरियम, ध्यान दीजिए, मैं आपको बनाता हूं। सल्फर है, फ्लोरीन है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। अब बताइए सल्फर की साइज बड़ी है कि सिलोरियम की? जल्दी बताएं। सेलेनियम की है। तो इसकी मिसाल वही है, जैसे एक इलाका है, छोटा इलाका है, भीड़ बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे सेंट्रल की साइज बढ़ेगी तो फ्लोरीन दूर जाएगा, अब उतनी भीड़ नहीं रहेगी, वाटर को अटैक का रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि आबादी बढ़ी तो इलाका भी बढ़ा। अरे बोलिए ना, तो लेस भीड़ कम हो जाएगी कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो यही सब कंपटीशन में पूछता है, ये सब 12th में आएगा।
तो आपको कोई भी आप केमिस्ट्री में पूछे इनऑर्गेनिक में कि वाटर के साथ रिएक्शंस की क्या कंडीशन है, तो कहिए वन बॉन्डेड एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल एंड इससे क्या होगा आपको समझ में, रट्टूमाल की तरह नहीं है कि आप एक ग्रुप 14 का रट लिया दूसरी जगह फंस गए, नहीं, एक जनरलाइज हो गया तो आप पढ़िएगा भी तो आपको बहुत अच्छे से आएगा किसी से, हाँ, कि वन बॉन्डेड एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल एंड पॉजिटिव साइड एंड देयर शुड बी लेस स्टेरिक क्राउडिंग, ये बातें हो गई। तो मैं वही कंक्लूजन लिख रहा था कि SF6 SeF6 TeF6, देखिए साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, स्टेरिक क्राउडिंग decreases, rate of hydrolysis increases। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया? लेकिन यहां तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, नो हाइड्रोलिसिस, इस दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, इट कैन हाइड्रोलाइज्ड, ये मैंने लिख दिया। बताइए आया या नहीं आया? आया सर। आया सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं स्कूल वाली लैंग्वेज भी लिखा दूंगा, पहले आप ये जल्दी से यहां से लिखिए। ये लिख लिया? Yes, sir. ये इस तरह लिख लीजिए। हाँ बोलिए, ये लिख लिया? एक मिनट सर। अब मैं लैंग्वेज में लिखा दे रहा हूं कि आप स्कूल में कैसे लिखिएगा। यस सर। ओके, ये जल्दी से लिख लीजिए तो, जल्दी से।
लिख लिया? यस सर। लिख लिया? हाँ, अब देखिए जल्दी से लिखिए तो CCl4 इज नॉट, अब स्कूल में कैसे लिखिएगा, नॉट हाइड्रोलाइज्ड, इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए आप, बिकॉज कार्बन हैज नो vacant orbital due to which it can't expand its octet beyond 4, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, beyond 4. But SiCl4 is hydrolyzed because it can accept electron pair given by water. क्यों? Due to presence of vacant d orbital in silicon. बताइए अच्छे से आया समझ में? ये लिख लिया? साइंटिस्ट ये लिख लिया? नो सर। अभी नहीं लिखा? यस सर। उसी के नीचे लिख लीजिए SiCl4 4 वाटर के साथ रिएक्शंस करके SiOH4 बनाएगा एंड 4HCl बनाएगा. और याद रखिए कि कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड अगर है, ये रूल याद रखिए आप, और सेंट्रल एटम जो है इज नॉन मेटल है, याद रखिए जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ना तो ऑक्सी एसिड बनेगा, ये रूल है 3 को छोड़कर. और यहाँ जो ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम शोज सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एज रिएक्टेंट, यहाँ जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही यहाँ होगा.
लेकिन 3 को छोड़कर एक्सेप्ट HCF2 जो आप पहले 12th में पढ़िएगा, HCF4 और HCF6। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा गौर से सुनिए। अब बताइए पी, अच्छा ये तो मैं शायद बताया था आपको, PCl3 वाटर है, नहीं ये बता चुका हूं मैं आपको। याद कीजिए पीरियोडिक टेबल में सिखाया था ना कि फास्फोरस का +3 है तो +3 वाला ऑक्सीडेशन ऑक्सी एसिड बनेगा, याद आया? शायद बताया होगा, कोई गवाही दीजिए, बताया होगा। ये सब बताया। ऐसा बताया था। पीरियोडिक टेबल का लास्ट टॉपिक में था ना रिएक्शन, नॉन मेटल के हाँ याद होगा, देखिएगा। वाटर है तो मैंने आपको ट्रिक्स दिया था, वाटर 5 है तो यहाँ 5 वाला मैंने 4-5 का मैंने लिखवा दिया था ना, फास्फोरस +3 में फास्फोरस एसिड बना था। हाँ तो चलिए, तो लिखा ही चुका हूँ, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ग्रुप 14 में अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस यहीं तक पढ़ना है। ऐसे इसमें तो टॉपिक और सब था, लेकिन रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक इतने ही तक पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। कल जो क्लास होगी वो तो हर्ष आपके मानस और जो लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं उनकी क्लास होगी। बाकी अब सारे लोगों की ऑर्गेनिक की क्लासेस मंडे से शुरू होगी, हफ्ते में 4 दिन, मंडे टू थर्सडे, और नोमेनक्लेचर से शुरू होगा। बाकी जो लोग ऑर्गेनिक काफी आगे पढ़ चुके हैं उनकी क्लास कल सैटरडे और संडे होगी। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।